क्या आपने कभी किसी अनजान जगह जाना चाहा, बिना सोचे समझे? अगर हाँ, तो एक दिन आप खुद को बॉर्डरलैंड में पा सकते हैं। ऐसा होने पर आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। बॉर्डरलैंड जीवन और मृत्यु के बीच का एक स्थान है। यह कुछ खास नियमों पर चलता है, जो शो में स्पष्ट नहीं है, और यह एकमात्र संस्करण नहीं है। तो बॉर्डरलैंड कौन जा सकता है? आपको बॉर्डरलैंड कैसा लग सकता है? अगर सभी खिलाड़ी हार जाएं तो क्या होगा, और खिलाड़ी, डीलर या नागरिक होने का क्या मतलब है? ध्यान दें, आगे एलिस इन बॉर्डरलैंड शो, मंगा और उसके सीक्वल के स्पॉइलर हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए देखते हैं यह दुनिया कैसे काम करती है। बॉर्डरलैंड में जाने के लिए दो शर्तें हैं। पहली, व्यक्ति मौत के करीब हो, और दूसरी, वो अपने जीवन से असंतुष्ट रहा हो। शो में पात्रों को उल्का से बॉर्डरलैंड पहुंचाया गया, पर कोई भी घटना काफी होती। उल्कापात ही बॉर्डरलैंड का कारण नहीं था। अरिसु तूफान में एक साइन से टकराकर एलिस इन बॉर्डरलैंड रिट्री में फिर लौटता है। एलिस ऑन बॉर्डर रोड में 5 लोगों को 30 सेकंड के लिए दिल रोककर बॉर्डरलैंड भेजा गया। गैमन कानो, एक न्यूरोसाइंटिस्ट और मीरा का भाई, ने यह व्यवस्था की। उसने उल्का पीड़ितों का अध्ययन कर पाया कि सभी का दिल रुका था और बॉर्डरलैंड में वे चिकित्सकीय रूप से मृत थे। 30 सेकंड की सीमा प्रतिभागियों के शरीर को स्थायी नुकसान से बचाने के लिए थी। गैमन ने अनुमान लगाया कि 30 सेकंड बॉर्डरलैंड में 10 दिन से 2 हफ्ते के बराबर होंगे। गैमन के प्रयोग के साथ साथ 6 अन्य लोग एक गोलीबारी और यातायात घटना में शामिल थे, जिसमें उन्होंने मृत्यु के करीब के अनुभव किए और बॉर्डरलैंड के उसी संस्करण में प्रवेश किया। यह कहा जाता है कि मानव चेतना, जो नैदानिक मृत्यु की स्थिति में होती है, मस्तिष्क से अलग मौजूद रहती है, और अगर कई लोग एक बड़ी आपदा या दुर्घटना में एक ही समय में एक जैसी स्थिति में हों, तो वे लोग बॉर्डरलैंड में जाते समय एक साथ एक ही चीज का अनुभव कर सकते हैं। आने वालों की परिस्थितियों के आधार पर बॉर्डरलैंड अलग अलग होता है। टोक्यो उल्का प्रहार से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, और सैकड़ों लोग लगभग एक ही समय में बॉर्डरलैंड में पहुंचे। इतनी संख्या में लोगों के साथ शो में दिखाए गए तरह के कार्ड गेम हो सकते थे। एलिस ऑन बॉर्डर रोड में बॉर्डरलैंड में केवल 12 लोग हैं। उनका अनुभव अलग था। उन्होंने कार्ड गेम नहीं खेला, पर सबको आगमन पर फेस कार्ड दिया गया। बॉर्डर रोड में चुनौती अलग थी, जहां प्रतिभागियों को अपना लक्ष्य खोजना था और खतरा था दूसरों की लक्ष्य की व्याख्या। इस बॉर्डरलैंड से लौटने के लिए बस उस जगह जाना था जहां वे मौत के करीब लाए गए थे, अपने कार्ड के साथ। एलिस इन बॉर्डरलैंड रिट्री में अरिसु सिर्फ 5 लोगों के साथ बॉर्डरलैंड लौटता है। अरिसु और बाकी एक मौत का खेल खेलते हैं, पर सिर्फ एक और बचे लोग तुरंत असली दुनिया में लौट जाते हैं। बॉर्डरलैंड के 3 रूपों में सिर्फ एलिस इन बॉर्डरलैंड का कार्ड गेम कुछ प्रतिभागियों की मौत सुनिश्चित करता है। बॉर्डर रोड और रिट्री में ऐसी स्थितियां हैं जहां सभी प्रतिभागियों का बचना संभव है। सीजन 2 और मंगा के अंत में जोकर कार्ड उस प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है जो बॉर्डरलैंड को नियंत्रित करता है। मंगा में अरिसु जोकर से बात करते हुए उसे एक मध्यस्थ के रूप में देखता है और संजू नदी की कल्पना करता है, जो स्टिक्स नदी का जापानी संस्करण है, जहां जोकर चारोन जैसे नाविक की भूमिका निभाता है। जोकर ही तय करता है कि लोगों का समूह बॉर्डरलैंड का कौन सा रूप देखेगा। अगर शो में कार्ड गेम दिखाया जाता है, तो बॉर्डरलैंड में आने पर व्यक्ति को 2 भूमिकाएं दी जाती हैं। वे या तो खिलाड़ी होते हैं या डीलर। दोनों तरह के प्रतिभागियों को बॉर्डरलैंड में केवल अपने वीजा की अवधि तक रहने की अनुमति होती है। अगर उनका वीजा खत्म हो जाता है, तो वे बॉर्डरलैंड और असली दुनिया दोनों में मर जाते हैं। दोनों श्रेणी के प्रतिभागियों के पास अपना वीजा बढ़ाने के तरीके होते हैं। खिलाड़ी मौत के खेलों में भाग ले सकते हैं। अगर वे जीतते हैं, तो उनका वीजा कार्ड पर लिखी संख्या के अनुसार बढ़ जाता है। 3 ऑफ क्लब्स गेम ने अरिसु का वीजा 3 दिन के लिए बढ़ा दिया। डीलर का वीजा हर मरने वाले खिलाड़ी के लिए 1 दिन बढ़ जाता है।